सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर के सहायता से हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है? ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ये है हमारा DPDT अर्थात डबल पोल डबल थ्रो स्विच। और ये हमारा क्या है? इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट सप्लाई ना देके हम कहाँ पे सप्लाई देते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर में। अब इसके पश्चात हम ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करते हैं, इसके वोल्टेज अर्थात जो इनपुट वोल्टेज देते हैं उस इनपुट वोल्टेज को डाउन करते हैं। किसके लिए? इंडक्शन मोटर के लिए। हम डायरेक्ट इंडक्शन मोटर को अगर सप्लाई दें तो स्टार्टिंग के कंडीशन में इंडक्शन मोटर क्या होगा? हैवी करंट रस करेगा अर्थात हैवी करंट फ्लो करेगा। परिणाम स्वरूप हमारा इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग जो लगा है उसका इंसुलेशन क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम इंडक्शन मोटर में सप्लाई प्रदान करते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टार्टर है ये वोल्टेज को कम कर देता है। और जैसे ही ये वोल्टेज को कम करता है तो V प्रोपोर्शनल क्या होता है? V प्रोपोर्शनल होता है हमारा I। तो इसकी सहायता से हमारा I का मान भी क्या होता है? कम हो जाता है और हमारा इंडक्शन मोटर सेफ रहता है। तो यही देखेंगे कैसे वर्क करता है ये। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 3 फेज सप्लाई प्रदान कर रहे हैं। किसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर में। जब हम स्टार्टिंग के कंडीशन में सप्लाई प्रदान करते हैं, मोटर को स्टार्ट करना होता है तो इस हैंडल को ऊपर करते हैं, ऊपर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये वाला पॉइंट इससे टच हो जाता है और ये इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? आपस में टच हो जाते हैं। और जब ये कांटेक्ट आपस में टच होते हैं तो हमारा ये लगा है क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई इनपुट हो जाती है और आउटपुट के लिए हम यहाँ से टैपिंग किया रहता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे जब ये टच होता है तो चाहे तो इसे यहाँ 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 या फिर कहीं भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाता है इससे तो यहाँ से देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई आया, फिर यहाँ कनेक्ट हुआ और ये क्या हो गया, ये ऑटो ट्रांसफार्मर इनर्जाइज अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई इनपुट हो गया। आउटपुट के लिए क्या होगा, जैसे ही यहाँ ये कनेक्ट हुआ है तो यहाँ से जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बढ़ जाएगा अर्थात इंडक्शन मोटर के लिए वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम वोल्टेज को क्या करेंगे, कम या ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो जो इतना में वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज क्या होगा, इंडक्शन मोटर पे अप्लाई होगा। तत्पश्चात यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी अर्थात यहाँ से ये जाएगा, इससे कनेक्ट होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी अर्थात सेकेंड वाले वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो वोल्टेज कहाँ अप्लाई हो जाएगा, इस पॉइंट से होगा इंडक्शन मोटर में। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारे इंडक्शन मोटर में वोल्टेज अप्लाई होगा। अब ये वोल्टेज क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने के लिए टाइपिंग को ऊपर कर लीजिए, ज़्यादा टाइपिंग रहेगा यानी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा सेकेंडरी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। अगर जो ये कम कर देते हैं तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब मोटर स्टार्ट हो जाता है अर्थात मोटर घूमने लगता है, तत्पश्चात क्या करते हैं, ये जब मोटर घूमने लगता है कितने सेकंड बाद, 10 से 20 सेकंड लगभग लगते हैं। 10 से 20 सेकंड में क्या होता है, मोटर 70 से 80% स्पीड पर स्पीड अप हो जाता है अर्थात घूमने लगता है। जब मोटर 70 से 80% स्पीड पर घूमने लगता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी तथा रोटर में वोल्टेज जब बिल्डअप रहेगा तो उसे वोल्टेज बिल्डअप करने में भी कम पावर लगेगा अर्थात कम करंट लेगा। तो इस कारण से ये क्या होगा, इसमें रोटर के करंट के मान में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। जब रोटर के करंट के मान में कमी आएगी तो स्टेटर करंट में भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंडक्शन मोटर में करंट का मान कम हो जाता है और जब करंट का मान कम हो जाता है तो आप इसके वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और एक लास्ट समय के पश्चात
जब मोटर एकदम अपने लगभग 80% स्पीड पे आ गया तो हम इस हैंडल को उठाएंगे और नीचे कर देंगे। जैसे ही ये नीचे करेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे, और ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। इसके पश्चात क्या होगा, यहाँ से जब ये कनेक्ट होंगे, ये वाला कनेक्ट होगा, तो यहाँ से जब ये वाला कनेक्ट होगा तो इधर से सप्लाई आएगी यहाँ से, और यहाँ से सप्लाई आ जाएगी। तो फिर इसमें भी यही होगा, ये वाला यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर ये, तो इधर से वोल्टेज मिल गया अर्थात सप्लाई मिल गई। फिर यहाँ से ये यहाँ हुआ, फिर ये वाला उठा के यहाँ से सप्लाई मिल गई। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में लगा ऑटो ट्रांसफार्मर अलग हो जाता है। और जब इंडक्शन मोटर से ऑटो ट्रांसफार्मर अलग हो जाता है तो इसके पश्चात क्या होता है, हमारा मोटर डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ जाता है और चलता रहता है। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या लाभ है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, अगर DOL स्टार्टर को देखा जाए, DOL कितने HP तक, 5 HP, और स्टार डेल्टा को देखा जाए कितना, 5 से 20, परंतु अब देखा जाए कितना, 20 HP से अधिक, 20 HP से एबव क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 20 HP से अधिक मोटर के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे करंट को कम करता है, कैसे क्या करता है, अब आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें आप ये जान लीजिए, आज के युग में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग भी बहुत कम हो रहा है। आज के डेट में ड्राइव सिस्टम आ गया, ड्राइव में एक ही में रहता है क्या, रोटर रेजिस्टेंस भी कह लो, वो भी चल जाएगा, या फिर आप कह लें ये ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर जो ऑटो ट्रांसफार्मर के सहायता से आप चाहें कि निश्चित सीमा से अधिक इसके लिए स्पीड बढ़ाना, तो नहीं बढ़ पाएगा। वो किससे बढ़ेगा, ड्राइव से। ड्राइव क्या है, ड्राइव फ्रीक्वेंसी को हमारे इंक्रीज कर लेता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेता है। तो NS बराबर क्या होता है, 120F/P। जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो NS का स्पीड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग करंट के मान को कम करते हैं। और हम अपने कितना कम करते हैं, अपने इंडक्शन मोटर के सेफ वैल्यू, अर्थात जितने पे हमारा इंडक्शन मोटर जले ना उतने तक क्या कर सकते हैं, कम करते हैं। तत्पश्चात इसे क्या करते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ से बढ़ता है। उसके पश्चात जब मोटर 70 से 80% पे आता है तो इसे अलग कर देते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को, और इसको हैंडल को जब इधर घुमाते हैं तो ये डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है और हमारा मोटर चलता रहता है। तो ये क्या है, ये केवल स्टार्टिंग करंट के मान को लिमिट कर रहा है, लेकिन हमारे स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहा है। परंतु आज के डेट में जो ड्राइव वाला न्यू सिस्टम आया है वो क्या करता है, हमारे इंडक्शन मोटर को सेफ्टी तो प्रदान करता ही है, उसके पश्चात क्या करेगा, स्टार्टिंग करंट के मान को भी कम करेगा और स्पीड को कंट्रोल भी करता है। तो सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर और DOL स्टार्टर के कुछ और डिफिनीसन है, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर को डायरेक्टली स्टार्ट कर दे रहे हैं। जब डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I1, और इसका इम्पीडेंस कितना है, Z। तो अगर जो यहाँ पे भी अवेलेबल हो, अर्थात भी आपको दिया हो, तो आप I1 करंट आराम से निकाल सकते हैं।
आई बराबर क्या हो जाएगा या I1 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा V1/Z1। ये हो जाएगा क्या हमारा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से जब स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर को तो I1 का मान क्या होता है, इतना होता है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या होता है, अब हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वोल्टेज क्या है, V1 है। तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या कर रहे हैं, वोल्टेज के मान को कम कर ले रहे हैं। तो वोल्टेज का मान कितना कम हो रहा है, x × V1, अर्थात x का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, वोल्टेज का मान कम हो जाता है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे अगर जो I2 करंट का वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस रहेगा यहाँ पर भी वही इम्पीडेंस रहेगा, इम्पीडेंस तो हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 का मान, तो I2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I2 इसके प्रति अप्लाई होने वाला वोल्टेज कितना है, x × V1/Z। ये हो जाएगा क्या हमारा, क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से जब हम सप्लाई प्रदान किए हैं तो करंट का वैल्यू है। इसे आप मान लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अनुसार क्या होता है, N1/V1, या तो ये कहें या V1/V2 बराबर I2/I1, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अनुसार क्या होता है, ये होता है V1/V2 बराबर I2/I1। ये क्या होता है, ये एक दोनों के विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये हो गया क्या हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो V1 × I1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 × I2। तो यहाँ पर I1 के जगह पे यहाँ पे क्या मान रखे हैं, I1 क्यों, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। आप पहले DOL में क्या मान रखे हैं, I1, तो I1 की जगह पे इसमें क्या रखेंगे, I1। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 × क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 × I2। अब यहाँ से आप क्या रखेंगे, V1, ये हो जाएगा, ये V1 है, V1 × I1 बराबर, ये क्या लिख सकते हैं, V2 का मान, अर्थात इस साइड के वोल्टेज का मान कितना है भाई, इस साइड में वोल्टेज का मान x × V1 है। तो V2 बराबर क्या रख देंगे, x V1 × I2। तो ये क्या हो जाएगा, V1 से V1 कैंसिल, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, x × I2। ये मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से I2 का वैल्यू इसमें रख लीजिए। I2 का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, x, I2 बराबर क्या है, x × V1/Z। तो यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा, x² V1/Z। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर टू द DOL स्टार्टर। मतलब ये हो गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो करंट होता है उसका तथा DOL स्टार्टर में जो करंट होता है उसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले इसे लिखें,
तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू द स्टार्टिंग करंट ऑफ DOL। इसका मान क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग करंट कितना है, x² V1/Z। और इसके पहले क्या निकाले थे, DOL स्टार्टर का स्टार्टिंग करंट क्या निकाले थे, ये था हमारा V1/Z। तो यहाँ से Z कैंसिल हो जाएगा, V1 से V1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x²। x क्या है, x जो वोल्टेज में गिरावट हो रहा है वो है, अर्थात कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसे लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टॉर्क के संबंध में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर्स टॉर्क टू द रेशियो ऑफ DOL, अर्थात DOL TAUT ऑटो ट्रांसफार्मर, अर्थात ये टोटल टॉर्क किसका है, ऑटो ट्रांसफार्मर का, और टॉर्क किसका है, DOL। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या होता है, के क्या है, कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कह लीजिए, कांस्टेंट कह लीजिए, सॉरी ये क्या है, के कांस्टेंट। और इसके पश्चात क्या होता है, के इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या चीज़, भी। यहाँ से अगर देखा जाए तो T बराबर क्या होता है, KS E20 का स्क्वायर R2 प्लस SX20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें तो ये के कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, छोड़ दीजिए इसे भी और ये। तो यहाँ से T प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर जो मान लिया जाए किसके, E20 के, तो E20 किसके प्रोपोर्शनल है, E20 प्रोपोर्शनल है V के, तो T प्रोपोर्शनल हो सकता है क्या, V। तो यहाँ से अब देखा जाए तो T किसके प्रोपोर्शनल होगा, V के। तो यहाँ से अब क्या है, यहाँ से स्क्वायर है, तो अगर K को कांस्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा, टोटल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, KX इंटू V1 का स्क्वायर अपान, यहाँ से क्या हो जाएगा, K और क्या रहेगा, V1, अर्थात डायरेक्ट टोटल वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है उसको रख लेंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर। तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² V1 अपान, ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी किसके बराबर आ रहा है, x² के बराबर ही आ रहा है। तो ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑटो ये क्या है, x², अर्थात x का मान क्या है, हमेशा 1 से कम रहेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमारा x का मान जब 1 से कम है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, करंट का मान कम हो रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो टॉर्क के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, टॉर्क का मान भी हमारा कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, करंट के मान को कम कर सकते हैं। कैसे, तो वोल्टेज को कम करके, और टॉर्क के मान में भी कमी आती है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज जब कम होगा तो करंट कम होगा, और जब T प्रोपोर्शनल किसके होता है, E2 अर्थात E के, अर्थात V के, जब V का मान कम होगा तो टॉर्क का मान ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब देखेंगे हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है, ये स्पेशल स्लिप-रिंग टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लिप-रिंग टाइप जो इंडक्शन मोटर होता है उसके स्टेटर में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, अर्थात स्टेटर में 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं। इसके पश्चात होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तो हमारा रोटर घूमता है। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में क्या होता है, रोटर हमारा हैवी करंट फ्लो कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्टेटर का भी करंट हैवी होता है। तो इस प्रकार से हमारा इंडक्शन मोटर अर्थात स्लिप-रिंग टाइप इंडक्शन मोटर जो होता है वो जलने का चांस रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसके रोटर में
जो स्टार कनेक्टेड 3 कंडक्टर रहते हैं उसे लाते हैं स्लिप रिंग पे, और स्लिप रिंग की सहायता से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें प्रोवाइड कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस अर्थात टोटल रोटर का रेजिस्टेंस जो अवेलेबल होता है उसका मान बढ़ जाता है। और जब ये रोटर का रेजिस्टेंस, इस पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्टार्टिंग करंट का मान कम हो जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर V अपॉन R। जब इसका मान बढ़ जाता है तो I का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से रोटर में करंट का मान क्या होता है, कम हो जाता है। और जब रोटर में करंट का मान कम होता है तो हमारा इंडक्शन मोटर अर्थात इस मोटर जलने से बचता है। तो हम तो क्या कर रहे हैं, रोटर के करंट के मान को कम कर रहे हैं, लेकिन स्टेटर का कैसे कम हो जा रहा है। तो स्टेटर करंट अगर जो मान लीजिए क्या है, I1 है, तो टोटल ये करंट कितना होगा स्टेटर का करंट, तो टोटल जो करंट होगा I नो लोड, मतलब नो लोड के कंडीशन में जो करंट फ्लो कराएगा। जैसे इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस के कारण जो करंट उत्पन्न हो रहा है, और एडी करंट लॉस के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है, विंडेज व फ्रिक्शन लॉस के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नो लोड करंट अर्थात I0 प्लस कौन सा करंट रहता है, I2 प्लस ये हमारा क्या रहता है, I2 का मतलब रोटर का करंट। तो यहाँ से जब हम इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जैसे ही हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट का मान घटता है। तो इस I2 का मान क्या हो जाता है, कम, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट। जब I2 का मान कम होता है और ये कांस्टेंट है, तो अगर जो ये ओवरऑल वैल्यू देखा जाए I1 का, तो ये क्या हो जाता है, कम। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा इंडक्शन मोटर में फ्लो होने वाली करंट का मान कम होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बाहरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के कारण क्या हो रहा है, हमारा रोटर का करंट सबसे पहले क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और जब रोटर का करंट कम हो रहा है तो इसी के अनुसार क्या हो जा रहा है, हमारा स्टेटर के करंट के मान में भी कमी आ रही है। क्योंकि स्टेटर करंट क्या होता है, नो लोड करंट अर्थात I0 प्लस रोटर करंट इन दोनों के बराबर होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा रोटर करंट के मान के कमी होने के कारण स्टेटर करंट का मान कम हो गया। तो ओवरऑल करंट का मान जब कम हो जाता है तत्पश्चात क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सेफ रहता है। अब क्या होता है, ये क्या हमेशा लगा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसका वर्किंग देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं, किसमें, इसके स्टेटर में। जब 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में जब रोटर स्थिर रहता है तो उस कारण से क्या होता है, जब रोटर स्थिर रहता है तो जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है रोटर में, स्टेटर में, जो किस गति से घूमता है, NS बराबर 120 F/P होता है। तो ये किस गति से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से, स्टेटर का फ्लक्स। तत्पश्चात ये रोटर कंडक्टर क्या करता है, कट करता है। तो इसमें हैवी वोल्टेज या वोल्टेज का है, इसमें क्या होता है, बिल्डअप होता है। स्टार्टिंग कंडीशन में ज़्यादा वोल्टेज बिल्डअप होता है। क्योंकि NS गति से घूमता है, तो NS गति से इसको जब तक स्थिर है तब तक NS गति से कट करेगा। तो जब वोल्टेज का मान हाई होगा, अगर ये शॉर्ट रहे तो इसके कारण से क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो ये जलने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो करंट का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तत्पश्चात क्या होता है, जब मोटर थोड़ा सा घूमने लगता है तो इसमें फ्लक्स को कट करने का स्पीड क्या होता है, कम। अगर जब मान लीजिए NS बराबर 2800 RPM या 3000 RPM से घूम रहा है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में ये टोटल का टोटल जितना स्पीड से घूम रहा है सबको कट कर रहा है। लेकिन अब रोटर क्या हो गया, 500 स्पीड, मान लो कुछ 500 RPM के हिसाब से चलने लगा, तो ये 2500 RPM इतने स्पीड से कट करेगा। तो इसके पश्चात क्या होगा, पहले इतना स्पीड से कट कर रहा था तो वोल्टेज ज़्यादा बिल्डअप, तो अब ये जब कम होगा स्पीड कट करने का, तो इसके कारण क्या हो जाएगा,
वोल्टेज जो बिल्डअप होगा वो कम होगा, तत्पश्चात क्या होगा और घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसे स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ टच कराएंगे, पूरा रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, इंजेक्ट। तो जब मोटर थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता है, इसके पश्चात क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं थोड़ा सा और, तो इस पे कनेक्ट कराते हैं। जब इस पे कनेक्ट कराएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। तब तक मशीन हमारा यानी इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा, और स्पीड पकड़ लेगा। तो कट करने का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए 1500 RPM से कट कर रहा है, तो इसमें वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम। जब वोल्टेज कम बिल्डअप होगा तो करंट का मान और कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, फिर इसे घुमाएंगे और यहाँ पे ला देंगे। तो इस प्रकार से इसे घुमाते हुए रोटर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, रोटर को हम घुमाते जाते हैं। और रोटर को घुमाते घुमाते जब मोटर 70 से 80% स्पीड 70 से 80% स्पीड पर आ जाता है, इसके पश्चात हम क्या करते हैं, इसको एकदम लास्ट पोजीशन पर ले जाते हैं। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ये कट आउट हो जाता है, अर्थात सर्किट से बाहर हो जाता है। और ये हमारा ये अगर जो मान लीजिए यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए और यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस तो बाहर हो गया। तो हमारा जो स्लिप रिंग है वो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाता है। और जब डायरेक्ट शॉर्ट होता है तो इसके कारण से क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्ट होने के कारण ये टोटल रेजिस्टेंस बाहर, और हमारा इसमें कोई लॉस नहीं होता है, और हमारा इंडक्शन मोटर अपने फुल स्पीड में चलता रहता है। तो लेकिन ये जो स्टार्टर है, जो हमारा कौन सा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है, ये केवल और केवल किस में, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर जो स्क्वायरल केज या डबल स्क्वायरल केज में कर रहे हैं तो उसमें बाहरी रेजिस्टेंस इंजेक्ट करने की कोई विधि ही नहीं है, अर्थात कोई स्थान ही नहीं है। तो इस कारण से उसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये स्पेशल किसके लिए होता है, ये स्पेशल होता है हमारा स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। तो इस प्रकार से हमारा क्या, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है। अब आती है बात कि ये रोटर इंजेक्ट कर रहे हैं तो कोई और फ़ायदा भी तो होना चाहिए। तो ये रोटर में रेजिस्टेंस इंजेक्ट करने के कारण इसका टॉर्क बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, तो T बराबर क्या होता है, T बराबर K/(S)(E2) का स्क्वायर R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस S(x2) का स्क्वायर। तो ये सब क्या होते हैं, मान कर चलिए कांस्टेंट। तो T प्रोपोर्शनल डायरेक्टली इस R के होता है, R2 के, और यहाँ पे R2 प्लस, अब ये R2 नहीं रह जाता है, इसके रोटर में क्या करते हैं, इसके लिए करंट प्रवाहित के लिए क्या करते हैं, प्लस एक्सटर्नल R एक्सटर्नल इंजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा टॉर्क का मान बढ़ता है। अब यहाँ पे ये R आ गया, तो इस R के अगर जो इस R को ले रहे हो, इसमें क्या करो, R एक्सटर्नल जोड़ रहे हो तो कम आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये किसका है वैलिड, यहाँ पे R2 का वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे R जुड़ेगा नहीं। हम बाहरी किस में कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए कर रहे हैं। इस कारण से ये जो R2 है ये किस पे इफेक्ट डालेगा, सिर्फ इस पे इफेक्ट डालेगा, प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस कारण से जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टॉर्क का मान बढ़ेगा। अगर जो मान लीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है, अगर जो R2 यहाँ पर भी तो R2 का स्क्वायर है, तो R2 प्लस ये R एक्सटर्नल यहाँ जोड़ दें तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R जुड़ेगा तो यहाँ पे R एक्सटर्नल स्क्वायर होके जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, R जो एक्सटर्नल हम जोड़ते हैं वो केवल और केवल यहाँ पे जुड़ता है। क्यों, क्योंकि ये R जो है ये किसका है, ये किसका है, ये जो R है ये किसका है, रोटर का है, रोटर का है। तो परिणाम स्वरूप ये इतना ही रहता है, प्लस यहाँ पे जुड़ता है। ये अगर जो इसमें देखा जाए तो फिर यहाँ पे प्लस करके पूरा इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, केवल इसमें क्या कर देंगे, इसको कोष्ट में कर लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, R एक्सटर्नल। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, केवल किसका मान बढ़ जाएगा, R एक्सटर्नल का मान हमारा बढ़ जाता है। जब R एक्सटर्नल का मान बढ़ता है तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप जो इंडक्शन मोटर होता है, ये अन्य प्रकार के इंडक्शन मोटर की अपेक्षा इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बाहर से हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस
हाई हो रहा है तो स्टार्टिंग टार्क का मान या टॉर्क का मान क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर तथा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।